ख़वातीन व हज़रात आदाब, गुफ्तगू शुनीद के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, इससे पहले भी उर्दू और हिंदी की अहम शख्सियात के साथ ये गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहे हैं। आज मुझे बेहद मसरत इस बात की है कि एक बहुत ही हमारे दोस्त, उर्दू नवाज, हिंदी नवाज और ख़ास तौर से लिटरेचर, उर्दू और हिंदी लिटरेचर को आवाम तक पहुँचाने में, आम लोगों तक पहुँचाने में बहुत जो चुनिंदा शख्सियात हैं हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, उनमें एक अहम नाम है हिमांशु वाजपेयी का। हिमांशु वाजपेयी आज हमारे मेहमान हैं। आपने इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखा होगा। आप YouTube सर्च करें तो बहुत सारे वीडियोज़ इनके आपके सामने आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, हम इससे पहले महमूद फारूकी का जिक्र करते रहे हैं दास्तान के हवाले से, अंकित चड्डा हैं, दारेन शाहिदी हैं, पूनम गिरधानी हैं, हिमांशु वाजपेयी हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको दास्तान सुनाते हुए हम सुनना चाहते हैं और जिनको ज़बान पे कमांड हासिल है, पकड़ है, और कभी भी ये जब दास्तान सुनाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये ज़बरदस्ती कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, इतने सारे अल्फाज आपने नहीं, हम तो इससे पहले ख़वातीन व हज़रात हम इनको सिर्फ YouTube पे देखते रहे हैं, फेसबुक पे इनकी चीज़ें पढ़ते रहे हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ बैठे हैं। कुछ बातें करेंगे आपके ताल्लुक़ से, आपके सफ़र के ताल्लुक़ से। हम हिमांशु वाजपेयी को जानते हैं, जिस हिमांशु वाजपेयी को हम जानते हैं वो एक दास्तान गो है। वो दास्तानें सुनाता है, हिंदुस्तान भर में दास्तानें सुनाता है, और दास्तान सुनाने का सफ़र पिछले 100, 150, 200 साल में बिल्कुल नहीं था, और ये बहुत पुराना भी नहीं है। पिछले 8-10 साल से ये दास्तान सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। ज़रा आप बताइएगा कि आपको क्यों लगा कि मुझे ये दास्तान जो है ये करनी चाहिए, सुनानी चाहिए? मुझे यूं लगा कि एक तो इसकी वजह हमारे उस्ताद महमूद फारूकी साहब हैं कि जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि ये कोई चीज़ है भाई जो की जानी चाहिए। और दूसरे अंकित चड्डा, हमारे दोस्त मरहूम, उनकी वजह से, क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती थी, वो दास्तान करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो आपकी ज़बान साफ़ है, आपकी इतनी दिलचस्पी है अदब में, आप खुद लिखते भी हैं, शेर आपको बहुत सारे याद रहते हैं, तो आपको दास्तान करनी चाहिए। तो पहले तो शुरू में मेरा कोई बैकग्राउंड थिएटर का कभी था ही नहीं, मैंने कभी नाटक नहीं किया, कुछ नहीं, शायरी से एक रिश्ता था, सुनने का, समझने का। तो अंकित ने कहा कि भाई करिए आप। तो शुरू में तो मजाक में वो चीज़ जाती रही, फिर उन्होंने सीरियसली मुझसे कहा, संजीदगी से आप इस पर सोचिए। तो मैंने कहा भाई मैं कर तो मुझे अच्छी लगती है, मैं आपको सुनता हूँ या महमूद सर को सुनता हूँ, मतलब वो एक अलग ही आलम, लेकिन मैं कैसे करूँगा, मुझे कौन सिखाएगा? मेरा कभी एक बैकग्राउंड कुछ थिएटर का नहीं रहा। अंकित ने कहा मैं सिखाऊंगा आपको। और मैं क्या सिखाऊंगा? मैं आपको महमूद सर के पास ले चलता हूँ, उनकी वर्कशॉप होती है, आप उसमें जाएं और फिर आप देखें कि कैसे मंजिल जो है वो आसान होती है। तो ये अंकित थे जो मुझे महमूद सर से जिन्होंने मिलवाया, उनकी वर्कशॉप में ले गए, मैंने वर्कशॉप अटेंड की, फिर वहाँ महमूद सर ने जिस तरह से सिखाया, जो बताया, फिर उनके घर में जो रिहर्सल्स हुई, फिर अंकित से मैंने कुछ बुनियादी चीज़ें सीखी, समझी, और अंकित था जो भी कुछ इश्तियाक जब होता था या कोई मुश्किल होती थी मैं उनसे पूछ लेता था। तो इस तरह से एक सफ़र ये शुरू होता गया। और अंकित ने जो मुझसे कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा, तो आमतौर पर ये होता है कि बहुत इश्तियाक में जब हम कोई वादा किसी से कर देते हैं तो हम निभा नहीं पाते जी। लेकिन अंकित ने जो मुझसे कहा कि मैं खड़ा हूँ आपके लिए, आपको मुश्किल होगी, मैं हूँ, और बाकी आप करें, सीखें, तो अंकित बहुत आखिरी वक्त तक अपने इस वादे को निभाते रहे जी। तो मैं अगर दास्तान को बना तो 2 लोग हैं, महमूद सर और उसके बाद हमारे दोस्त अंकित, इनकी वजह से बना। यही लोग मुझे इन्हीं 2 को सुनकर दास्तान में दिलचस्पी भी पैदा हुई। और फिर और महमूद सर तो मैं अभी आपसे कह रहा था, उनको सुनना, मतलब जब वो बोलते हैं, वो मजाज का एक शेर है, सारा आलम गोश बर आवाज़ है, आज किन हाथों में दिल का साज है। तो जब महमूद सर बोलते हैं तो फिर सारा आलम सुनता है। और हिमांशु जी, अभी हमने महमूद भाई की 2-3 दास्तानें एक साथ सुनी, मतलब कुछ थोड़े वक्फे के बाद, और एक दास्तान कर्न जो उन्होंने तैयार की है, वो तो कमाल ये है कि वो 2.5 घंटे की दास्तान है। और कल भी आपसे जिक्र हो रहा था, और उसमें संस्कृत, अरबी, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, ये 5 ज़बानें इस्तेमाल उन्होंने की हैं। तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें से 1-2 ज़बानें, 3 ज़बानें नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते,
लेकिन हम 2.5 घंटे, मेरे जैसे मतलब वो हॉल पूरा भरा हुआ था, मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस दास्तान को सुनते हैं, समझते हैं। ये एक जो कमाल है महमूद भाई का और फिर आप सब लोगों का, जो पूरी महमूद भाई की टीम है, कि आप जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको समझाते नहीं हैं, लेकिन आप उसे हमें बताते ऐसे हैं कि हमें यह समझ में आ जाता है कि आप कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कोई खास तरह की रिहर्सल? मेरा इसमें जैसे कि कर्ण की आपने बात की, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले महमूद सर को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे कर्ण सुनने, मैं वो बदकिस्मती से वो दास्तान अभी तक सुन नहीं पाया हूँ। अच्छा। लेकिन उसकी तारीफें इतनी सुनी हैं और मुझे मालूम है कि मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि महमूद सर ने क्या किया होगा उसमें, क्या कमाल उन्होंने दिखाया होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे सुननी है। और जो ये तशरीह करने की या लफ्ज़ को बताने की बात है, तो मुझे भी ये याद आता है कि बम्बई में मुझसे किसी ने, अभी मैं बम्बई गया, मुझसे किसी ने कहा कि भाई ये बम्बई की ऑडियंस थोड़ी दूसरी तरह की है, तो आप शेरों को समझा दीजिएगा, उनका मतलब या कोई लफ्ज़ हो तो उसके मानी। तो मैंने कहा भाई मेरी ट्रेनिंग ये है, हमारे उस्ताद ने जिस तरह से दास्तान हमको सिखाई कि आपको बोलना नहीं है बीच में, दास्तान अपने आप में एक चीज़, ये मतलब मानी नहीं समझाने आपको उस तरह से, क्योंकि फिर वो एक शेर का जो लुत्फ़ है उसमें भी कहीं वो हायल हो जाता है। जी जी तो जी जी, पूरा अमल, तो ये सही बात है कि उसमें वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, रिहर्सल महमूद सर का ये किस्सा है, वो अंकित बहुत कई बार सुनाता था अपने शोज़ में, कि किसी ने कहा कि भाई समझ नहीं आया, तो महमूद सर ने कहा अरे भाई सुनाई तो दिया। तो उर्दू के साथ ख़ास बात ये है कि इसकी फोनेटिक्स पे बहुत काम किया गया, इसको बहुत मांझा गया कि किस तरह का साउंड जी है लफ्ज़ों में। तो उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो उसके लफ्ज़ों में एक नगमगी है जी, एक मूसीक़ियत है, तो वो है। और दूसरा फिर एज़ अ दास्तान को आप उसको किस तरह से अदा करते हैं, ये भी एक उसके मानी को बहुत हद तक वाज़ेह कर देता है जी। तो ये दो चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात जो महमूद फारूकी का भी मैंने अभी 1-2 महीने पहले एक इंटरव्यू किया, और जो लोग जो आप लोग, जैसे आपने भी फरमाया कि आपकी कोई ट्रेनिंग आप थिएटर के नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादा तादाद में जो महमूद फारूकी के शागिर्द हैं या उन्होंने सीखी या अब आप दास्तान कर रहे हैं, तो ये उनका पहला तजुर्बा था। बिल्कुल। तो थिएटर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने फिल्म में काम नहीं किया है, उस तरह के मीडियम से आप उतने वाकिफ नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आप दास्तान सीख सकते हैं, दास्तान सुना सकते हैं जी, ऐसा हम माने। हाँ, तो ये इसीलिए है कि महमूद सर ने हम पे ये भरोसा दिखाया कि हमने उनसे, मेरा सबसे बड़ा डर यही था, जब भी उनसे मिलते थे तो एक बार ये नर्वसनेस मेरे अंदर आ जाती थी कि सर मेरा तो थिएटर का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हर बार सर ये कहते थे नहीं तुम करते रहो, कर लोगे। तो ये जो यकीन था उनका मेरे ऊपर, और फिर इस यकीन से पैदा हुआ यकीन मेरा खुद के ऊपर कि हाँ करते रहेंगे तो कर लेंगे, तो वो कर रहे हैं आज। अच्छा, अगर आपका बैकग्राउंड थिएटर से नहीं है, फिल्म से नहीं है, और आपने दास्तान की और बहुत कामयाब दास्तानें आप सुनाते हैं, तो ये बताइएगा ज़रा कि आपका बैकग्राउंड, एक तो ये है कि जैसे उर्दू हम लोग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और आपका ताल्लुक़ तो लखनऊ से है, तो लेकिन जब आपने अपने ज़रा दास्तान से इस तरफ आते हैं, जो अब आपने PhD के टॉपिक का इंतखाब किया, तो उसमें आपको क्यों लगा कि आपको अवध अखबार जो है उस पर काम करना है, नवल किशोर प्रेस जो है उस पर काम करना चाहिए? क्योंकि नवल किशोर ने तो पर्शियन की किताबें भी शाया की हैं, उर्दू में बेशुमार, और तो ये जो दास्तान अमीर हमजा है इसकी पूरी 46 वॉल्यूम वहाँ से शाया हुई हैं। तो आपको क्यों लगा कि, चूँकि आपका बैकग्राउंड तो उस तरह का है नहीं, फिर भी आपने ये इंतखाब नवल किशोर प्रेस का किया? और ज़रा ये बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना, चूँकि टॉपिक जो है वो बहुत आसानी से तो डिसाइड होता नहीं है, हमने भी PhD की है, टॉपिक के लिए ही पहले बहुत सर मारना पड़ता है, बहुत परेशानियां रहती हैं, तो टॉपिक के इंतखाब के लिए किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ा? जी, तो इस सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इधर कैसे दिल, तो उर्दू थिएटर में हमने थिएटर में काम नहीं किया था, उर्दू की वैसे पढ़ाई नहीं की थी जैसे शायद आपने की, लेकिन चूंकि हम पैदा हुए चौक में, लखनऊ का वो इलाका जो पुराना इलाका है, तो मेरे आसपास ये ज़बान थी। फिर उस इलाके में पैदा हुए तो आसपास कुछ बुज़ुर्ग थे जिनको सुनते रहे, तो उससे एक दिलचस्पी पैदा हुई। फिर एक ख़ास उम्र होती है जिसमें उर्दू से इश्क हो ही जाता है, खासकर उस तरह के माहौल में अगर आप हैं। तो इस तरह से उर्दू से एक इश्क तो था मेरा। तो फिर शेर, जैसे हमारे बचपन में ऐसे लोग थे जो कि गुफ्तगू जब करते थे तो शेर सुनाते थे, तो एक बड़ी ख्वाहिश ये भी थी कि भाई मैं कभी ऐसा बन पाऊँ कि हाँ गुफ्तगू करूँ तो शेर सुनाऊँ। तो फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें किसी हद तक आई। तो जब PhD
का मामला आया तो मुझे ये लगा कि एक तो नवल किशोर प्रेस की जो अजीम खिदमत है उसके बारे में जो उर्दू वाले हैं, जो बाकायदा दीवानावार फॉलो करते हैं, जो चीज़ों से वाकिफ हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जितना बड़ा वो आदमी है जी, उसको तो हर इंसान को जानना चाहिए। मतलब नवल किशोर प्रेस तो इतना बड़ा आदमी है कि मुंशी नवल किशोर इतने बड़े आदमी हैं कि उनको शहर के हर इंसान को उनके बारे में जानना चाहिए, और शहर के नहीं, हिंदुस्तान में हर इंसान को जानना चाहिए। सिर्फ एक रोड है उनके नाम पर और एक मुजस्समा उनका लगा है एक चौराहे पर, जिसमें उनका नाम भी नीचे उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक थी, अभी कुछ दिनों पहले सही कराई गई। तो मुझे लगा कि इन पर काम करना चाहिए, और हिंदी में तो बिल्कुल भी, जबकि है मतलब उर्दू में तो उनकी जो खिदमत है वो है, हिंदी में उनकी बड़ी खिदमत है। एक ज़माने की बहुत मशहूर मैगजीन थी हिंदी की, माधुरी, वो नवल किशोर प्रेस से ही निकलती थी, और भी बहुत सारी उनकी खिदमत है। प्रेमचंद वहाँ रहे, तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। और दूसरी वजह ये भी थी कि चूँकि मैंने लखनऊ पर लिखना शुरू कर दिया था, बहुत कोशिश के साथ कि मैं लखनऊ पर काम करूं इंटेंशनली, तो मुझे लगा कि अगर पीएचडी मैं नवल किशोर प्रेस पर करता हूं तो एक तो मेरे साथ ये था कि मैं चौक में पैदा हुआ था, इनसाइडर एक वो जो पूरा था, और एक दूसरा एकेडमिक तौर पर साउंड होना, मतलब लोगों को ये भी रहे कि हाँ ये इंसान जो है इसने नवल किशोर प्रेस पे काम किया है पीएचडी के, तो एक वो भी था कि उसमें एक वजन अलग से आया। तो मैंने कहा नवल किशोर प्रेस पे काम करना चाहिए, तो ये इस तरह से तय हुआ। अब मुश्किल तो मेरे साथ तो बहुत मुश्किल इसलिए आई कि मैंने पीएचडी की महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, क्योंकि हिंदी को लेकर जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है और इफ्लू और ये एक साथ बनाई गई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हिंदी को लेकर उस तरह से काम इसमें होता है। तो जब मैंने ये टॉपिक प्रपोज़ किया और इस पर जब कहा कि मैं इस पर करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा, अव्वल तो वो जानते नहीं थे नवल किशोर को, क्या नवल किशोर कौन, फिर उन्होंने कहा अच्छा वो तो कोई जानता भी था, अच्छा वो तो उर्दू का टॉपिक है आपका, तो ये तो हिंदी की यूनिवर्सिटी है, तो आप कैसे करेंगे और हिंदी का लीजिए कुछ, और बहुत। लेकिन मेरा एक कन्विक्शन था कि भाई मुझे अगर पीएचडी करनी है तो इसी टॉपिक पर करनी है, वरना नहीं करनी है। तो फिर ये यकीन उनको दिलाने मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैंने उनकी खिदमत उनको बताई कि ये ऐसा है, और थोड़ा उसमें जद्दोजहद भी की, लेकिन फिर अंततः इसमें फिर ख़ास तौर पर विभूति नारायण राय जो उस समय वीसी थे, उनका बड़ा एक रोल था। उन्होंने कहा कि नहीं ये टॉपिक बिल्कुल है और इस पर काम हो सकता है, और हमने कहा भाई हम तो उस तहजीब के हैं जो हिंदी और उर्दू में फ़र्क मानते ही नहीं है जी। हमारे लिए तो एक ही रिवायत है, एक ही चीज़ है, तो ये आप ये तफरीक करें कि ये हिंदी है ये उर्दू है। और मेरे लिए तो नवल किशोर दोनों के वो हैं, बड़े आदमी हैं, तो फिर इस तरह से अंततः मिल गया जी जी। अब ये नवल किशोर पे जो काम आपका हुआ है, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप मतलब ये किताबी सूरत में छपे और हम इसको पढ़ें। लेकिन हम यहाँ चूँकि आपने ये फरमाया कि एक वजह ये भी थी चूँकि आपकी पैदाइश लखनऊ की है, आप एक ख़ास जगह लखनऊ में पैदा हुए हैं, आप आसपास का माहौल इस तरह का है, तो आपको लखनऊ पे कुछ काम भी करना था जो आपने किया। किस्सा लखनऊ जो आपकी किताब इंशाल्लाह 1 महीने में हम लोगों के हाथों में होगी, जिस पे कल बात भी हो रही थी। आप ज़रा ये बताइएगा, ये किताब जो है, जैसे लखनऊ को हम जानते हैं, एक आम आदमी लखनऊ को जानता है, वो लखनऊ को जानता है लखनऊ की ज़बान की वजह से, लखनऊ के नवाबों की वजह से, और लखनऊ ने जो तहजीब, जो कल्चर, जो खाने हमें दिए उनकी वजह से, और इस पे यकीनन कुछ ना कुछ किताबें लिखी गई होंगी और इस पे बात करने वाले आज मौजूद भी हैं। आपकी किताब अगर मैं पढ़ना चाहूँ, एक आम आदमी लखनऊ के बारे में जानना चाहे, तो लखनऊ की जो ज़बान है, जो एक कल्चर है, हिंदू मुस्लिम का जो संगम है, और जो नवाबों की खिदमत जिस तरह की भी रही हैं, और उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम वाकिफ़ हैं। आपकी किताब मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो क्यों पढ़ूँ? तो हमारी किताब आप इसलिए पढ़ें क्योंकि 2-3 वजह हैं उसकी। एक तो ये कि लखनऊ पर जो लिखा गया, ज़्यादातर उनमें से कुछ 3-4 चीज़ें उन पर लिखा गया। एक तो नवाबों की जो अपनी पैलेस पॉलिटिक्स थी और जो उनकी जो खिदमत थी उनके बारे में, दूसरा उनकी बेगमात के बारे में, या उनके दौर में जो कूचा अरबाब निशात जिस तरह से लखनऊ में एक कल्चर रहा वो, या जो लखनऊ की क्विजीन्स, जायके जो हैं उनके बारे में, या फिर 1857 या मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा लिखा गया है, और अच्छी किताबें लिखी गई हैं, मतलब बहुत अच्छी किताब है।
मुझे ऐसा लगा कि इस, और चूंकि जब 21वीं सदी में लखनऊ एज अ ब्रांड जब बना तो उसमें इन्हीं सारी चीज़ों का बहुत महिमामंडन भी होता रहा, इनको ग्लोरीफाई भी किया जाता रहा, लेकिन इसके बीच में लखनऊ के जो आवाम थे वो उस तौर पर शायद सामने नहीं आते। हमारी लिखत पढ़त में हम ये मान लेते हैं, या हम तो क्या मान लेते हैं, जो भी बाहर से लखनऊ को देखता है उसको लगता है लखनऊ मतलब नवाब और बेगम और ये 36 तरह की बिरयानी, 20 तरह के पुलाव। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि अगर कोई तहजीब इतने उरूज पर पहुंची तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन उस तहजीब के लोगों का, यानी आम लोगों का क्या रहा, तो उनकी बात की जाए, उनके किस्से सुनाए जाएं। तो इस किताब की जो ख़ास बात है वो यही है कि इस किताब में बहुत आम लोगों के, अवाम के किस्से हैं। इसमें रिक्शे वालों के, पान वालों के, कबाबियों के, फूल वालों के, सब्ज़ी वालों के, भांडों के, इस तरह के लोगों के किस्से हैं। और ये इन किस्सों के ज़रिए लखनऊ की तहजीब का एक चेहरा बनाने की कोशिश की गई है। तो ये इसकी ख़ास बात है कि इसको इसलिए पढ़ा जाना चाहिए। अच्छा, इस किताब पे जैसे कल आपसे बात हो रही थी, तो इस किताब के टाइटल पे आम तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि जो इस तरह की किताबें आती हैं उस पे, उसके टाइटल पे उतना काम नहीं किया जाता है। और कोई भी डिज़ाइनर, जो पब्लिशर का डिज़ाइनर होता है, हमारे यहाँ भी पब्लिशिंग हाउस है, हमारा जो डिज़ाइनर है वो अपना एक डिज़ाइन बना लेता है उसका। तो आपने उसको, जो हमने कल उसकी वो देखी, तो आपने उस पर भी बहुत काम किया है। तो आपने मतलब किताब को जो उसका टाइटल पेज है, हमें वहां से पढ़ना शुरू करना चाहिए, ना कि अंदर से। जी हाँ। तो वो ऐसा रहा कि जब निरुपम जी ने हमसे कहा, जो हमारे संपादक हैं राजकमल प्रकाशन के, भाई कवर कैसा चाहिए, वो आप शिराज से बात कर लें। हमने कहा शिराज भाई हमारे दोस्त हैं, तो वो अच्छा। तो हमने उन्हें एक लिस्ट भेजी कि भाई हमें ये चीज़ें किताब पर चाहिए जी। तो शिराज भाई ने मजाक में कहा, भाई ये तो आपने पूरा लखनऊ नामा भेज दिया, ये कैसे कवर पे आएगा। तो हमने कहा भाई अब आना तो है। खैर उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने चीज़ें वो कवर पर बनाई और बहुत खूबसूरत बनाई। कवर लॉन्च हुआ लखनऊ में लिट फेस्ट में, और वहाँ किसी ने पूछा कि भाई ये चीज़ें हैं क्या, कुछ चीज़ें रह गई जो आपके जहन में थी? नहीं, आप हमने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए कवर का पीछे वाला जो हिस्सा है वो अभी लॉन्च होना है किताब के पीछे वाला हिस्सा। तो ख़ास बात ये है कि इस कवर पर, ये कवर मेरे पास तो है, अगर मैं को दिखाऊं, इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो ये बताती हैं किताब के अंदर क्या है। तो किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से, ये उन्वान है। इसमें देखिए अंकित चड्ढा हैं जी। तो अंकित इसलिए कि अंकित को ही समर्पित है ये किताब, अंकित की नज़र है, ठीक। तो ये उनको एक ट्रिब्यूट भी है मेरा। और अंकित इसलिए कि हमारे वक्त में महमूद सर के शागिर्दों में हम सब हैं, मतलब, और उनके अलावा भी अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने महमूद सर से नहीं सीखा, वो दास्तानगोई करते हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी में, यानी महमूद सर के बाद की जो पीढ़ी है, उसमें जितना नाम अंकित ने कमाया और जो टैलेंट अंकित के पास था और जो मेहनत की और जो शोहरत और लियाकत और इज्जत और दौलत, इस तरह के जितने लफ्ज़ हैं, वो जिस तरह से अंकित के हिस्से में आए, हम में से किसी के हिस्से में नहीं आए जी। तो अंकित को ये ट्रिब्यूट है। अमृतलाल नागर यहाँ है, हिंदी के राइटर, बहुत बड़े, चौक यूनिवर्सिटी का वीसी कहते थे नागर जी अपने आप को, चौक के ही रहने वाले थे, और हम भी चौक के रहने वाले। तो मेरे बहुत पसंदीदा राइटर, उनकी तरह लिखना चाहा। दो ही राइटर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदी में अमृतलाल नागर और उर्दू में कृष्णचंद्र, मैंने जिनको चाहा कि मैं इनकी तरह लिख लूँ। तो अमृतलाल नागर हैं यहाँ। चिकन की कढ़ाई करती हुई एक खातून है। तो ये इसलिए कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि चिकन की एक साड़ी जो शायद 10,000 रुपये में बिकती हो लखनऊ में, उसे काढ़ने में, उसकी कढ़ाई करने में, एक गरीब घर की, ये कढ़ाई लखनऊ के आसपास के जो गांव हैं वहाँ अड्डे लगते हैं कढ़ाई के, और उसमें बहुत ही जो घरेलू औरतें हैं, बहुत गुर्बत में रहने वाली, वो उनको काम मिलता है, वो करती हैं। और एक कढ़ाई जिसे काढ़ने में 1 महीना लगता है, उस एक कढ़ाई की कीमत उन्हें शायद 150 रुपये मिलती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 5 रुपये हर दिन की मजदूरी है उनकी। तो हमने उसका सुनहरा पहलू तो देखा कि भाई वो चिकन बड़ा मशहूर है, खूबसूरत लगता है और इतना महंगा बिकता है, लेकिन उसके पीछे का एक पहलू ये भी है कि ऐसी बहुत सारी औरतें बहुत कम पैसे में बहुत मेहनत करके उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, बहुत जद्दोजहद के बाद वो करती हैं। तो एक ट्रिब्यूट ये उस मेहनत, उनकी काविश, उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद को। तो ये है, ये रूमी गेट है, लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग है।
पीछे ये जो रेलिंग है ये कुड़िया घाट है, लखनऊ का एक किनारा है, गोमती नदी के किनारे, कौंडिन्य ऋषि का आश्रम। तो एक दो तहजीबें जो लखनऊ की खास पहचान नहीं, जिनका संगम, इसको एक तरीके का ट्रिब्यूट है। ये कथक का रक्स है, लखनऊ की पहचान। मीर अनीस लखनऊ की खास पहचान, जी बिल्कुल, मीर अनीस की मर्सी है तो मीर अनीस। ये कबूतर एक तरह से शांति का प्रतीक भी है, जो लखनऊ एक देता रहा, और कबूतरबाजी जो लखनऊ में होती रही, उसका भी एक पहलू है इसमें। अमा सुनो, वाह लुत्फ आ गया, ये लिखा हुआ है। ये एक सितार बजा रहे हैं साहब, जो यूं तो लखनऊ के आम, जो एक बहुत ही आम लोग म्यूजिशियन जो लखनऊ में रहे हैं, जिनके बारे में उस तरह से अब नहीं लिखा जाता, उनके बारे में कुछ किस्से हैं किताब में। और यूं हमने ख़ास तौर पे ये सोचा है कि यूसुफ साहब, जो नौशाद साहब के उस्ताद थे, पद्मश्री यूसुफ साहब, उनका एक इसमें उनको ट्रिब्यूट है। तो इस तरह से ये पतंगे भी हैं बैकग्राउंड में, कुछ शेर मजाज का लिखा हुआ है कुछ। तो ये एक पूरा एक मिला जुला कर एक अवामी, ये दो हिंदू और मुस्लिम शख्स हैं जो आपस में बड़े मज़े से एक दोस्ताना गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पूरे जो कम्युनल माहौल बना दिया सियासत ने, उससे एकदम बेनियाज हो गया कि लखनऊ वो जगह है जहां हम इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता जी। तो ये एक इस तरह से एक कोशिश है उस तहजीब को दिखाने की, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के इस माहौल में जिसमें इतनी फ़र्का बरसती है, इतनी तफरीक है लोगों के बीच, उसमें लखनऊ की वो तहजीब एक मॉडल हो सकती है लोगों के सामने कि किस तरह से हम एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। अच्छा, ये बात चली है लखनऊ की, तो ये जो मुश्तरका हमारा कल्चर है लखनऊ का, जिसे आपने अभी बयान भी किया और हम सुनते और देखते भी हैं, अब इस वक्त जो नई पीढ़ी है, जो आपके दोस्त हैं या आपके छोटे भाई हैं, तो उनमें ये चीज़ें अभी मौजूद हैं? क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ पे बहुत दरख्शां रिवायत हमारी रही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वहाँ भी ये जो बीमारियाँ हैं ये वहाँ भी आ गई हैं। क्या लखनऊ अभी बचा हुआ है उन सब से? लखनऊ किसी हद तक तो बचा हुआ है। अब ये लखनऊ के बारे में मेरी खुशफहमी भी हो सकती है, या एक जो हिस्सा हम लखनऊ को जिस तरह से देखते हैं, हमारा अपना भी एक परसेप्शन है लखनऊ को। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि लखनऊ अभी बचा हुआ है क्योंकि एक तो अगर ज़बान के हवाले से अगर आप यूँ देखें कि किस तरह से, तो लखनऊ में अभी भी अच्छी ज़बान बोलने वाले मिल जाते हैं। या शायरी की अगर हम बात करें तो लखनऊ में, जमूद भाई आप तो वाकिफ़ हैं, अब जो एक नई नस्ल या नई नस्ल के हमारी नस्ल जो हमारे जो शायर हैं, हम तो शायर नहीं हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायरी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। शुक्ला जैसे हमें नाज है कि वो हमारे दौर में लखनऊ में हैं और शायरी करते हैं, और बाकायदा उर्दू की रिवायत से वाकिफ़, उर्दू लिखने पढ़ने वाले, मुताला उनका जो है ज़बरदस्त, और पूरी उसको उर्दू को उसके अदब और आदाब में समझने वाले, उस तरह से मनी शुक्ला जी हैं जी, शायरी कर रहे हैं, और इस तरह के लोग। और प्लस जैसे अभी भी हम देखते हैं लखनऊ में होली, जैसे हमारा जो मोहल्ला है लखनऊ में, राजा बाज़ार जी, और चौक, तो चौक में एक बारात निकलती है, बहुत पुरानी है, वो हमेशा से निकल रही है। उसमें आप देखें उस बारात में हिंदू मुस्लिम सारे लोग होते हैं, वो एक हाथी होते हैं, उसमें ऊँट होते हैं, और ख़ास तौर पर उसमें ऐसे बहुत सारे बाजे आपको दिखेंगे जो आमतौर पर नहीं दिखते। तो अवध के ख़ास तौर पर खोए हुए बाजे उसमें आपको दिख जाएंगे, लोग दूर दूर से लेकर के आते हैं, पास के गांव सीतापुर से, यहाँ से वहाँ से, उसमें सारे लोग होते हैं। प्लस वो बारात सारे मुस्लिम इलाकों से, मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरती है, और जिस तरह से उसका खैर मकदम और इस्तकबाल होता है, तो वो एक रिवायत है। यहाँ हमारा जो मोहल्ला है राजा बाज़ार, राजा टिकैत राय ने बनवाया, वहाँ उनकी एक बनवाई हुई मस्जिद आज भी है, तो वहाँ ये बारात पहुँचती है, तो सारे जो मुसलमान भाई हैं वो उसका स्वागत करते हैं। मजलिसों में आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे पूरी अंजुमनें हैं जो गैर मुस्लिम शहदाइयों की हैं, इमाम हुसैन की, और एक पूरी रिवायत है गैर मुस्लिम मरसिया निगारों की, द्वारिका प्रसाद उफ़क़, बशेश्वर प्रसाद मुनव्वर, कृष्ण बिहारी नूर, माथुर लखनवी, ये सारे लोग। तो मुझे लगता है कि लखनऊ किसी हद तक अभी बाकी है जी, अल्लाह करे ये ऐसा ही रहे। आखिरी सवाल, हम अंकित चड्ढा का बार बार जिक्र आया और आपसे बात हो रही है, तो अंकित को हमें याद भी करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि अभी 1 महीना पहले जहाँ पे हम बैठे हैं, यही महमूद फारूकी और नगमा सहर बैठी थी, तो सामने ऑडियंस में से एक लड़की ने सवाल किया अंकित चड्ढा को लेके कि आप बताइए कि भाई आप तो सबके उस्ताद हैं, जिन्होंने सीखा उनके भी, जिन्होंने नहीं सीखा उनके भी, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके बाद जो है कोई एक नाम
जैसे आप अंकित चड्ढा थे, ये एक नाम उस तरह का, तो महमूद फारूकी ने ये कहा कि मैं अंकित के साथ किसी और का नाम नहीं ले सकता। सही बात। और आप यकीन जानिए कि अंकित को हमने बहुत बार सुना है, अंकित से मेरी रेख्ता में 2-3 बार मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन महमूद भाई ने जिस तरह उनका जिक्र किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उस्ताद अपने शागिर्द को इसी तरह याद रखना चाहिए, और ये उस्ताद के लिए भी फ़ख्र की बात होती है कि उसका शागिर्द इस तरह का है। आप अंकित के दोस्त भी रहे हैं, तो ज़रा आखिर में हम अंकित को याद करना चाहेंगे कि अंकित की जो किताब है और अंकित की पढ़ाई के बारे में, क्या अंकित की भी कोई ट्रेनिंग इस तरह की हुई थी, थिएटर की ट्रेनिंग या कुछ और, या उर्दू से दिलचस्पी उसकी किस तरह बनी और वो दास्तान की तरफ किस तरह आया? अंकित, पहले तो जो महमूद सर ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। मैंने भी ये बात आपसे कही कि बहुत लोग दास्तान कर रहे हैं, लेकिन वो एक जो ख़ास बात होती है जो किसी किसी को मिलती है कुदरती तौर पर, वो अंकित के अंदर थी। उसके जैसा कोई नहीं था, हम में से कोई भी नहीं। और जब अंकित की किताब आई तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला अंकित के ऊपर, लेकिन जैसा महमूद सर ने अंकित के बारे में बोला वो सिर्फ वैसा ना उनसे पहले किसी ने बोला ना उनके बाद किसी ने बोला, इसलिए कि उनका तराशा हुआ हीरा है वो। उनको पता है कि अंकित क्या चीज़ है। तो मेरी जहाँ तक बात है तो अंकित की जो आपने बात की दास्तान, अंकित के जो दादाजी थे वो उर्दू के अदीब भी थे, मुसन्निफ भी थे, सहाफ़ी भी थे। रामलाल तायर उनका नाम था, और वो मिलाप जो अखबार है जो दक्कन से बड़ा वहाँ का मशहूर अखबार है, वहाँ उन्होंने बहुत ज़मानों तक काम किया, और उनकी बड़ी कुर्बतें थीं उर्दू के अदीबों से, ख़ासतौर पर रामानंद सागर। अब तो वो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं कि वो फिल्म डायरेक्टर रहे और टीवी में रामायण, लेकिन वो उर्दू के बड़े अच्छे खासे मुसन्निफ थे, तो उनसे बड़ी दोस्ती उनकी थी, और भी तमाम लोगों की। तो एक तो वो एक कहीं वो आया होगा, वो एक हुनर अंकित के अंदर वहाँ से कि दादाजी की जो रिवायत थी। और उसके अलावा अंकित चूँकि जब वो हिंदू कॉलेज में थे तो वहाँ की जो ड्रामेटिक सोसाइटी है इब्तिदा, उसमें रहे अंकित, फिर बाद में शायद आखिरी साल में उसके प्रेसिडेंट भी हो गए थे। लेकिन 2010 में जब अंकित महमूद सर के पास गए, तब उन्हें लगा कि जैसे हमको लगा था कि यार ये जो चीज़ है ये है एक चीज़, क्योंकि ड्रामा करने की हमें लगता है सलाहियत भी मेरे अंदर नहीं है, और हमें उतनी दिलचस्पी भी नहीं है उसको थिएटर को उस तरह से। हमें लगता है वो एक अलग, थिएटर बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, उसकी अलग संजीदगी है। हाँ, तो हमें लगता है उस संजीदगी को शायद ये हमें लगता था कि हाँ ये इसमें शायरी है, एक ज़बान है, तो ये सारी चीज़ें वो थी जिनसे हमें इष्ट था। वैसे ही अंकित का था, जब उसने ये सुना दास्तान तो उसे लगा कि यार ये तो किया जा सकता है। तो महमूद सर के पास वो 2010 में गए, वर्कशॉप उनकी भी वही प्रक्रिया थी, वो वर्कशॉप उन्होंने की जी। और फिर उन्होंने, चूँकि वो दिल्ली में थे और बहुत वक्त तक महमूद सर के साथ उन्होंने सीखा। और एक चीज़ जो हमने ख़ास तौर पर देखी, जो फॉर्म को, जैसे महमूद सर क्यों ख़ास हैं इतने सारे लोगों में, परफॉर्मर तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे। दास्तान गोई की जब तजदीद हुई, जब रिवाइवल हुआ, तो उनके पास, महमूद सर के पास एक पूरा विज़न था कि ये हम यूं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे किस तरह का परसेप्शन बनेगा, इससे ये पॉलिटिकल एक्ट किस तरह से है कि उर्दू को लेके किस तरह की चेतना आएगी, ये सारा विज़न था उनके पास। तो हमें लगता है कि अंकित के पास दास्तान गोई को एज अ फॉर्म, उसके पास एक विज़न था। वो दीवानावार बहुत कन्विक्शन के साथ दास्तान गोई को लेकर काम करता था। मतलब किसी ने उससे अगर ये कहा भी क्या इसको दूसरी फॉर्म में कर लेते हैं, कहानी सुनानी है तो दास्तान की तरह नहीं सुनाते हैं, किसी और फॉर्मेट में या कुछ ना, उसने कहा नहीं भाई ये दास्तान ही है हमारी फॉर्म, अब तो इसी में करना है जो करना है। और अगर हम नहीं सुना पा रहे हैं दास्तान में कुछ, इसका मतलब है कि अभी हमने कमी है। तो ये उसकी ख़ास बात थी। और एक आखिरी बात जो अंकित को बहुत ख़ास बनाती, उस तरह से उस कन्विक्शन के साथ ये काम कर, नौकरी छोड़ देने वाला और दास्तान करने वाला। और अंकित ने ये काम बहुत कामयाबी के साथ किया। अंकित ने सिर्फ दास्तान सुनाई, दास्तान के ज़रिए ज़िंदगी चलाने के जो वसाइल हो सकते हैं वो सब उसके पास आए, और बहुत अच्छे से, बहुत रुतबे से, बहुत रुआब से, कलंदराना शान के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, और एक रास्ता निकाला कि जिस पे उसने फिर अपने दोस्त हिमांशु बाजपेयी से बिगा कि भाई ये राह है जिसमें हमको कुछ कामयाबी मिली है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अभी नौकरी के चक्कर में ना पड़े, आप इसमें कोशिश करें, कुछ ना कुछ राह निकलेगी। और ये अंकित पर मेरा एतबार था कि मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे भी नौकरी नहीं करनी है, मुझे भी फुल टाइम दास्तान गोई करनी है, और मैं भी वही कर रहा हूँ। तीनों हजरात दास्तानें लिखी गई हैं
और दास्तानें सुनाई जा रही हैं, दास्तानें तैयार भी हो रही हैं, लिखी भी जा रही हैं, लोग उसे परफॉर्म भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में जैसे हिमांशु जी ने फरमाया कि लोग, ये काफिला आगे बढ़ेगा और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो लोग दास्तान सुनने वाले तो पैदा होते ही रहेंगे, लेकिन दास्तान सुनाने वाले अगर इस मैदान में आना चाहते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि फिर दास्तान आपसे पूरा वक्त चाहती है, और आप वो वक्त दास्तान को देंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और दास्तान के लिए भी।